करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है संडे और संडे को होता है अपना वीकली करंट अफेयर का टेस्ट। तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग आज के टेस्ट को। और रूल में पुराना बता दूं वही कि आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे, टॉप 30 क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर सबसे पहले कमेंट करके बताने हैं। एंड में आपको अपना स्कोर बताना है कि कितना आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ 30 में से। ये सबको बताना है, 1 to 1 सबका कमेंट में पढ़ूंगा। दूसरी बात ये कि इस टॉप 30 क्वेश्चंस जो है ये लिया गया है आपका 23 सितंबर से 29 सितंबर तक का। तो इसके थ्रू आपका बढ़िया से रिवीजन भी हो पाएगा। तो इसलिए आप एंड तक जरूर देखिए वीडियो और कमेंट करके अपना स्कोर भी बताइएगा। अपना बेहतरीन एनालिसिस यहाँ आप देख पाओगे। मैं भी आंसर बताऊंगा आपको, एक्सप्लेनेशन भी दूंगा उसका, लेकिन उससे पहले कोशिश करना है सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही आप आंसर करो। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, इसकी क्विज पीडीएफ वगैरह सब दी जाती है, ये आपको अपने एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर मिलेगी। फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाकर फ्री पीडीएफ और फ्री क्विज सेक्शन में जाकर फ्री क्विज आप सॉल्व कर सकते हो, डेली, वीकली, मंथली, सबका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, फटाफट से आंसर करना शुरू कर दो। वायुसेना के अगले प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? वायुसेना आप जानते हो, वायुसेना के जो प्रमुख होते हैं उनके सामने एयर मार्शल लगता है। तो बताइए कौन है इनमें से जो अगले वायुसेना के प्रमुख होंगे? कौन है? वायुसेना के अगले प्रमुख हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह को नया वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख पाएंगे आप, ये इंडियन एयरफोर्स के नए महासचिव मतलब के अध्यक्ष होंगे। ये परम विशिष्ट सेवा पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक से ये सम्मानित किए जा चुके हैं। 5000 घंटे से अधिक उड़ान का इनके पास अनुभव है। किसकी जगह पर आएंगे? विवेक राम चौधरी जी की जगह पर आएंगे, जो कि 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। क्लियर? इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन आपके सामने। अगला, वर्ष 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहला भारतीय कोई जा रहा है और नासा की मदद से ये भेजा जा रहा है, एक्सियोम मिशन। ठीक है, तो एक्सियोम मिशन जो है, इसमें एक्सियोम संस्था, नासा, भारत का इसरो सब मिलकर के भेज रहे हैं। तो अब इसमें भारतीय जो पर्सन है उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? अब तक आपने आंसर कर दिया होगा, नहीं किया हुआ है तो ए ऑप्शन जिन जिन लोगों ने किया है वो बिल्कुल सही है। शुभांशु शुक्ला इंडियन एयरफोर्स के ये दोस्तों पायलट भी हैं। तो एक्सियम 4 जो मिशन है उसके तहत इन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जा रहा है। प्रशांत बालकृष्णन नायर को बैकअप के रूप में भी रखा गया है, अगर ये नहीं गए तो ये जाएंगे। अगला, हाल ही में किसे अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया? देखो, आप जानते हो आईसीसी हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देता है, एक पुरुष खिलाड़ी को, क्रिकेटर को, और एक महिला क्रिकेटर को। तो यहाँ 2024 का पुरुष का और महिला का किसे चुना गया है अगस्त महीने के लिए? तो आप बताओगे ये चुना गया है किसे? तो दोनों ही इस बार की श्रीलंका की हैं, डूनिथ वेलालगे और हर्षिता समारा विक्रमा को। यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन दिख रहा है ना, गस एटकिंसन और चमारी अटापट्टू, ये दोस्तों जुलाई के लिए अभी पाई थी। ये दोनों जुलाई के लिए चुने गए थे, जुलाई 2024 के लिए। यहाँ बात हो रही अगस्त के लिए, तो आप अगस्त के लिए ये बताओगे, अगस्त 2024 के लिए आप ये बताओगे बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों ही खिलाड़ी जो हैं श्रीलंका के हैं। पीली जर्सी देख करके आप ऑस्ट्रेलिया मत समझना, श्रीलंका लिखा हुआ है। ठीक है, एक पुरुष एक महिला खिलाड़ी को, डूनिथ वेलालगे और हर्षिता समार विक्रमा। आईसीसी के नए अध्यक्ष अब जय शाह बन गए हैं, ये तो आप जान ही गए होंगे, नहीं जानते हो तो जान लो। नवंबर में ये पद ग्रहण कर लेंगे, अभी नियुक्ति हुई है, अभी एक बार कर ली है। 1909 में स्थापना हुई थी आईसीसी की। आईसीसी बोले तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है और जोफ अलार्डिस इसके सीईओ हैं। अगला, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी का महानिदेशक किसे चुना गया? तो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए, एनसीबी के नए महानिदेशक कमेंट कीजिएगा, कौन बन गए हैं? आईपीएस अनुराग गर्ग। आईपीएस अनुराग गर्ग जो हैं ये अपॉइंटेड एज न्यू नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के डीजी, डायरेक्टर जनरल। इन्हें 23 मई 2026 तक या अगला कोई आदेश आने तक नियुक्त किया गया है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 1986 में की गई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अच्छा एक और जरूरी बात, देखो टेक्स्ट बुक का मंथ एंड का सेल शुरू हो चुका है, जो एंड ऑफ सीजन सेल है 28 से 30 सितंबर का। ये प्राइस अब हो चुकी है घटकर 395। अगर आप एमजेटी कूपन कोड यूज करते हो तो, जानते हो आप 699 में ये प्राइस हो गई थी, अभी दोबारा से ये प्राइस हो जाएगी और ये
दोबारा से अब घटने वाला नहीं है, इतना कम होने वाला नहीं है। तो आप लोग जाकर के टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर सकते हो। एमजेटी कूपन कोड आपको यूज करना होगा, जिससे आपको ये डिस्काउंट मिल सके और 395 में टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल सके। पास प्रो की खास बात क्या है कि इसमें आपको इंडिया के सभी एग्जाम का मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और बहुत सारे एनालिसिस आपको यहाँ पर चीजें मिल जाएंगी। हर एक क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। बेहतरीन आपको यहाँ पर एक कंपटीशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि लाखों बच्चे यहाँ पर आकर मॉक टेस्ट देते हैं। तो आप ये जाकर टेक्स्ट बुक से ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमजेटी कूपन कोड जरूर यूज करना, जिससे आपको ये डिस्काउंट मिल जाए। अगला, सितंबर 2024 में किसको फिडे 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी फिडे 100 पुरस्कार दिया गया है दोस्तों सितंबर 2024 में दो व्यक्तियों को, मैग्नस कार्लसन को और जूडिथ पोलगर को। एक पुरुष के लिए, एक महिला खिलाड़ी के लिए। ठीक है, चेस से रिलेटेड ये टूर्नामेंट मतलब कि पुरस्कार होता है, ये फिडे के द्वारा दिया गया है, फिडे संस्था है। तो ये है मैग्नस कार्लसन, आप इनका नाम तो जानते ही हो, नॉर्वे के हैं, वही किंग ऑफ चेस, ठीक है ना, किंग ऑफ चेस है। और जूडिथ पोलगर जो है ये यहाँ पर है। तो इन दोनों को सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, इसका हिंदी वाला एक्सप्लेनेशन गायब चल रहा है, चलो इंग्लिश वाला ही देख लो। और मैग्नस कार्लसन 5 बार के वर्ल्ड चेस चैंपियन है और 5 बार के वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन भी हैं। अनुराग कुमार दिसानायके को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया? अनुराग कुमार दिसानायके ये बन गए हैं दोस्तों नए राष्ट्रपति ऑफ किसके? श्रीलंका के। श्रीलंका अपना पड़ोसी देश है, पड़ोसी देशों की राजधानी, मुद्राएं और उनके राष्ट्रपति, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पड़ोसी देश से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। अगला, तो यहाँ पर दिसानायके जो हैं ये वोटिंग हुआ, चुनाव हुआ और जीत दर्ज किए हैं। 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए ये वहां के होंगे 9वें राष्ट्रपति ये बने हैं श्रीलंका के। सिर जयवर्धनेपुरा कोट्टी इसकी राजधानी होती है, श्रीलंका रुपया मुद्रा होती है। अगला, केंद्र सरकार ने कितने हाई कोर्ट्स में मुख्य न्यायाधीशों की नई नियुक्ति की है? तो अभी सितंबर 2024 में दोस्तों 8 हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। अब इसमें तो आपका क्वेश्चन का इंतजार करना नहीं था, आपके आंसर का, इसको मैं वैसे ही दिखा दे रहा हूं। यहां पर आप लिस्ट देख पाओगे, ये 8 वो हाई कोर्ट हैं जिनके नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। बहुत ज्यादा गहराई से आपको इसको याद नहीं करना है, टाइम हो तो याद कर लेना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, बस राज्य याद कर लो कि यहाँ पर नए नए हैं। ठीक है, वैसे तो मैं बता रहा हूँ जब एक साथ इतनी नियुक्ति होती है तो मुश्किल ही होता है याद करना। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द। तो मद्रास हाईकोर्ट के नए बन गए हैं न्यायमूर्ति के.आर. श्रीराम। केरल हाईकोर्ट के बन गए हैं न्यायमूर्ति नितिन मधुकर जामदार। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनमोहन। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव सकधर। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति M.S. रामचंद्र राव और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैंत। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तासी रवस्तान बन गए हैं। ठीक है, चलिए अगला, हाल ही में आयोजित गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA मुकाबले में जीत दर्ज करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए? तो अभी गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप हुआ और उसमें मिक्स मार्शल आर्ट मुकाबले में पहली बार भारत जीता है और भारत को जीत दिलाई है संग्राम सिंह ने। किसने? संग्राम सिंह ने। आप में से जो कोई भी डी ऑप्शन लगा रहा है बिल्कुल करेक्ट लगा रहा है। इन्होंने गामा चैंपियनशिप जीत ली है। तिबिलिसी जॉर्जिया में ये आयोजित किया गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है, सबसे बड़ी बात, कि ये जो है पाकिस्तानी को हराए हैं। ठीक है ना, अली रजा नासिर को हरा करके ये जीते हैं, 1 मिनट 30 सेकंड में हराए हैं। चलो, पैसा वसूल टिकट का जो भी गया होगा। अगला, हाल ही में किसने दलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता? दलीप ट्रॉफी आप जानते हो क्रिकेट से रिलेटेड एक टूर्नामेंट है, घरेलू टूर्नामेंट है क्रिकेट का। इसके नए विजेता कौन बन गए हैं? तो आप बताओगे इंडिया ए। इंडिया ए ने इंडिया सी को हराया है और ये जीत लिया है खिताब दिलीप ट्रॉफी का इस बार का। आर्टिकल आपके सामने है। मयंक अग्रवाल जो है ये इसको लीड कर रहे थे, मतलब कि इसके कैप्टन थे। प्लेयर ऑफ द मैच जो है शाश्वत रावत को चुना गया है। उप विजेता इंडिया सी रही और विजेता रही इंडिया ए। दलीप ट्रॉफी क्रिकेट संबंधित है, इसे 1961-62 में शुरू किया गया था। सबसे ज्यादा बार जीता है वेस्ट जोन ने, 19 बार वेस्ट जोन इसकी विजेता रही है। और क्रिकेट संबंधित ट्रॉफियों में अगर मैं बात करूं तो आपका ईरानी कप होता है, IPL होता है, सैयद मुश्ताक अली होता है, विजय हजारे ट्रॉफी होता है और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है, रणजी ट्रॉफी होती है। ये सभी जो है ईरानी कप होता है, ये सभी ट्रॉफी इससे संबंधित है क्रिकेट से। हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहां पर क्लीन द बीच अभियान शुरू किया? तो क्लीन द बीच अभियान दोस्तों ये मुंबई में जुहू बीच पर शुरू किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? क्लीन द बीच मतलब बीच को साफ करना। ठीक है ना, जो
देखो बीच नहीं है, बीच है ना, बीच नहीं है, बीच है। जुहू बीच पर यहाँ पर सफाई के लिए अभियान के लिए कैंपेन शुरू किया गया केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा, जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के अवसर पर, जो कि 21 सितंबर को मनाया जाता है, तब ये हुआ। ठीक, आगे। किस फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में भेजा गया? ऑस्कर 2025 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑस्कर 2025 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री होगी दोस्तों क्या? ओ सजनी रे, लापता लेडीज। ठीक है, लापता लेडीज जो है, जो आपने देखा भी होगा, तो शायद नहीं देखा हो, देखना जरूर, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। तो इसको जो है ऑस्कर 2025 के लिए नॉमिनेट किया गया है। अच्छा, इसको, इसकी निर्देशक कौन है? किरण राव। किरण राव, आमिर खान की पूर्व पत्नी। ऑस्कर में भारत की ऑफिशियल एंट्री 2000 मतलब पिछली साल 2024 वाले के लिए भेजा गया था, 2018, एवरीवन इज ए हीरो, ये थी मूवी। अगला, इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन देख लो। अगला, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदल करके क्या रखने को मंजूरी दी? ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पुणे एयरपोर्ट का नाम अब बदला जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अब इसका नया नाम क्या होगा? तो आप बताओगे जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। ठीक है, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट होगा। यहाँ पर देखो इन्होंने अप्रूव कर दिया है, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट के नाम से अब जाना जाएगा। जगत गुरु संत तुकाराम जी ये भागवत धर्म के प्रसारक थे और इनके नाम पर डेडिकेट किया गया। अच्छा, पिछले दिनों में महाराष्ट्र सरकार ने कुछ और नाम में परिवर्तन किया था, जैसे औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर, उस्मानाबाद का नाम बदल करके धाराशिव और अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्या नगर किया गया है पिछले दिनों में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वें आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया? 25वां आईफा अवार्ड यह कहाँ किया जाएगा? अभी तो 24वां इस बार होगा, ठीक है ना, इस बार 24वां होगा और शुरू हो चुका है कल से। 24वां जो है ये हो रहा है कहाँ पर? अबू धाबी में, अबू धाबी में हो रहा है, यूएई में। 28 सितंबर से शुरू हो गया है। और 25वां जो होगा ये जयपुर होगा, राजस्थान में, पिंक सिटी राजस्थान में, ठीक है ना। तो जयपुर में 25वां होगा और 24वां जो है ये आपका अबू धाबी में, ठीक है। चलिए, तो ये आईफा अवार्ड है। आईफा अवार्ड भारत में हिंदी सिनेमा के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। हिंदी सिनेमा का भारत में सबसे बड़ा अवार्ड पूछा जाएगा तो आप बताना, मतलब जो अवार्ड समारोह होता है उसमें, तो आईफा अवार्ड। अगर सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा अवार्ड पूछा जाए तब दादा साहब फाल्के, ठीक है। और सिनेमा के क्षेत्र में सभी कैटेगरीज वगैरह में जो दिया जाता है, अगर इंडिविजुअल के लिए पूछा जाए तो दादा साहब फाल्के, अगर जो सभी कैटेगरीज के लिए पूछा जाए तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। भाई नेशनल फिल्म अवार्ड से बड़ा कोई नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति जी देती हैं, है ना। और यहाँ पर देखो ये आईफा अवार्ड जो है यानी कि इसका मतलब इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड 7 से 9 मार्च 2025 तक राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा। ये वाला 28 सितंबर को। शुरुआत इसकी हुई थी सन 2000 से। अगला, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वैश्विक खाद्य सुरक्षा समझौता हुआ? वैश्विक खाद्य सुरक्षा समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ है? दिख तो रहा है ना क्लियर, लास्ट में ये थोड़ा सा कट जाता है ना। चलो, तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा समझौता भारत और भूटान के बीच में अभी हुआ है। भूटान जो लोग लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं। इंडिया एंड भूटान स्ट्रेंथन फूड सेफ्टी कोऑपरेशन विद द बायलैटरल एग्रीमेंट। इसमें भारत की जो एफएसएसआई है ना, उसके द्वारा यहाँ पर किया गया है समझौता भूटान की बीएफडीए के साथ मिल करके। राजधानी भूटान की थिम्पू होती है, आप जानते हो। यहाँ के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे हैं, ठीक है। लोटे शेरिंग के बाद त्शेरिंग तोब्गे आए थे। गुलतुरुम इसकी मुद्रा होती है। अगला, किस संस्थान को गैर संचारी रोगों और मानसिक स्वास्थ्य की रोकथाम और नियंत्रण में उपलब्धियों के लिए 2024 का यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। किसे दिया गया है यह अवार्ड? तो जल्दी से गेस करो किसे दिया गया है। आप बताओगे आईसीएमआर को, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को ये अवार्ड दिया गया है। यूएन के द्वारा दिया गया है, यूएन अवार्ड फॉर सक्सेस इन कंट्रोल, एनसीडी, ठीक है। एनसीडी मतलब कि एक प्रकार से संचारी रोगों का विस्तारीकरण ना होने पाए, गैर संचारी रोगों को और मानसिक स्वास्थ्य की रोकथाम के लिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात करें तो 1911 में स्थापित हुई थी, बहुत पुरानी संस्था है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और राजीव बहल जो है इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। अगला, अच्छा बहुत सारे लोग जो है ना ये
केवल वीकली देखते हैं, तो जो लोग केवल वीकली देखते हैं उनको भी डिटेल एक्सप्लेनेशन से मिल रहा है सब चीजें, और जो लोग डेली फॉलो करते हैं उनके लिए रिवीजन भी होता जा रहा है। यहाँ पर बहुत लोग की डिमांड आती है कि सर एक्सप्लेनेशन को इंग्लिश में रोका करो, थोड़ी देर रुक जाया करो, स्क्रीनशॉट लेना होता है, पढ़ना होता है। तो उन सबसे मैं कहूंगा, मैं कोशिश करता हूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ, है ना, तो इसकी पीडीएफ तो दी ही जाती है ना दादा, तो पीडीएफ से पढ़ लिया करो भाई, काहे परेशान होते हो उतना, पीडीएफ से पढ़ लिया करो, पीडीएफ दिया जाता है एमजेटी ऐप पर, एमजेटी ऐप से क्या दुश्मनी है भाई, जा करके फ्री में डाउनलोड करो वहां पर, वहां से डिटेल वाला इंग्लिश में पढ़ लिया करो। वैसे मैं कोशिश करता हूँ 1-2 सेकंड रुकने की, तो 1-2 सेकंड जब रुका करूँ तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स इंडिया, ये खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीत लिया है दोस्तों किसने, किसने, जल्दी बताइए। मिस यूनिवर्स इंडिया का जो खिताब जीतेगा वो जाएगा मिस यूनिवर्स का में भारत का रिप्रेजेंटेशन करने, ठीक है। तो यहाँ आप देख पाओगे रिया सिन्हा जो है इन्होंने जीता हुआ है, डी ऑप्शन सही है, रिया सिन्हा क्राउंड मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। रिया सिन्हा अब नवंबर में जो इवेंट होगा मिस यूनिवर्स का उसमें जाएंगी भारत को रिप्रेजेंट करने, जो कि कहाँ होगा, मैक्सिको में होगा। लाइन है इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना, मैक्सिको में मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता आयोजित कराई जाएगी 2024 की, ठीक है जी। चलिए, तो उर्वशी रतौला ने इनको मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज पहनाया है, जो कि खुद 2015 की विजेता रही हैं। रनर अप और द्वितीय रनर अप भी देख लो। अगला, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? एशिया पावर इंडेक्स, इसमें भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत एशिया के मोस्ट पावरफुल नेशन में तीसरे स्थान पर आ गया है। भारत ने जापान, रसिया वगैरह को पीछे छोड़ दिया है और पहली बार पहुंचा है तीसरा सबसे पावरफुल कंट्री बनकर एशिया में। फर्स्ट पर कौन है? यूएसए, अमेरिका है। तो आप कहोगे अमेरिका कैसे एशिया वाले में टॉप पर आ गया? देखो, क्योंकि ये लोवी इंस्टीट्यूट ने जारी किया है, ऑस्ट्रेलिया की संस्था है, और उसने बताया है कि हम 8 पैमानों पर करते हैं एनालिसिस, और उन 8 पैमानों में सिर्फ हथियार रखना नहीं है इंपॉर्टेंट, उन 8 पैमानों में इकोनॉमी, डील शेयरिंग, किससे क्या विपन का व्यापार हो रहा है, किससे ट्रेड हो रहा है, बाकी चीजों का, इसके अलावा किसका आधिपत्य कितना है, वर्चस्व कितना है, कौन सरकार गिराने में माहिर है, मजाक कर रहा हूँ, ये नहीं था उसमें, तो है, तो मतलब ये सब जो मिला करके 8 पैमाने ये जारी किया आंकड़ा, और उसमें पाया कि अमेरिका जो है टॉप पर है, और ये इसी बार नहीं है, हर बार रहता है काफी लंबे समय से। इसके बहुत सारे एयरबेस भी बने हैं ना बहुत सारे देशों में एशिया के पास में, इसी एयरबेस के चक्कर में तो एक बांग्लादेश का सरकार गिरा दिया। फिलहाल अमेरिका टॉप पर है, चीन दूसरे पर, भारत पहुंच गया है तीसरे पर पहली बार, ये इंपॉर्टेंट बात है, पिछली बार भारत चौथे पर था। अगला, और इस बार तिमोर लेस्ते जो है पहली बार शामिल हुआ इस लिस्ट में, ये भी ध्यान रखना वीकली वालों, डेली वालों को तो याद ही होगा। अगला, भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल पायलट प्लांट उत्पादन करने वाला प्लांट कहाँ लगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल ये उत्सर्जित करेगा, मतलब कन्वर्ट करेगा, ये प्लांट पुणे में लगाया गया है। कहाँ पर? पुणे में, महाराष्ट्र में। तो कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल प्लांट होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करेगा और इसको ऑब्जर्व करने के बाद वो मेथेनॉल में कन्वर्ट करेगा, और मेथेनॉल से उसका यूज किया जाएगा फ्यूल वगैरह के रूप में। तो अनुमानित लागत आई है इसको बनाने में 31 करोड़, लेकिन ये 1.4 टन प्रतिदिन की क्षमता रखता है कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने में। पुणे के थर्मेक्स लिमिटेड में यह स्थापित किया गया है, महाराष्ट्र में यह संस्था है, ठीक है जी। चलिए अगला, वर्ष 2024 में भारत के हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन रहा? भारत के हथियार जो सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं, कौन खरीद रहा है? तो भारत का हथियार सबसे ज्यादा खरीद रहा है आज के टाइम पर अर्मेनिया, ठीक है ना, अर्मेनिया अजरबैजान का भी लगा रहता है ना, तो यहाँ गोला बारूद और हथियार, पिनाका मिसाइल, गाइडेड मिसाइल, ये सब खरीद रहा है अर्मेनिया, और पिछले दिनों में सबसे बड़ा भारत का आयातक बनकर के उभरा है। इसने पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, आकाश एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, जिसे हम लोग अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं, अपना देसी हवित्जर, एंटी टैंक रॉकेट, एंटी ड्रोन उपकरण, ये सब खरीद रहा है अर्मेनिया भारत से, जिससे वो अजरबैजान के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो सके। फिलहाल 2024 के फाइनेंशियल ईयर में अब तक भारत से कुल इसने $600 मिलियन के हथियार खरीदे हैं। भारत जो है ये अपना ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये फिलीपींस को बेचा है $300 मिलियन में, ये भी ध्यान रखना। अगला,
मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ा करके कितना किया? तो मूडीज ने बताया है कि भारत की जीडीपी भाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 2 बार ये बेचारे अनुमान बढ़ाए, उसके बाद तीसरी बार फिर बढ़ा दिए हैं। अब ये बढ़ा करके कर दिए हैं 7.1% भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट। जीडीपी बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। किसी एक फाइनेंशियल ईयर में किसी एक देश के अंदर उसकी सीमा के भीतर भीतर जितने भी प्रोडक्ट्स का और जितने भी सर्विसेज का उत्पादन होता है उसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या कहें सकल घरेलू उत्पाद। अगला तो वही एक वित्तीय वर्ष में कितना बढ़ रहा है किस दर से, इसी को अनुमान जारी करते हैं सब। तो यहां पर बताए हैं ये इस बार में 7.1% की ग्रोथ होगी। पिछला अनुमान इनका था 6.1%, फिर बढ़ाए 6.8% और अब बढ़ा करके कर दिए 7.1%। S&P ग्लोबल रेटिंग ने 6.8% बताया है, आरबीआई ने बताया 7.2%। ठीक है जी, आगे। अच्छा, संकल्प बैच भी अपना है भाई करंट अफेयर के लिए। इस वीक एक नया बैच लॉन्च हुआ है। जो लोग केवल वीकली देखते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोग जो है वीकली पर निर्भर रहते हो ना, संकल्प बैच में जाकर के एक बार डेमो देखो। संकल्प बैच में लेने के बाद आपको कोई भी यूट्यूब पर कहीं पर भी दुनिया में क्लास लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। संकल्प बैच में आप जाकर के बिल्कुल निर्भीक तरीके से रहोगे कि संकल्प बैच भैया अपने पास है, अब हमको कोई करंट अफेयर की चिंता नहीं है, ना ही करंट अफेयर ना ही स्टैटिक। ठीक है, एग्जाम टाइम आए, एग्जाम जब आए उससे पहले संकल्प बैच खोलो और फटाफट से जितनी क्लासेस दी गई हैं पढ़ डालो। इसमें क्या क्या मिलेगा? 100% बाइलिंगुअल हिंदी प्लस इंग्लिश में क्लासेस मिलेंगी। टॉपिक वाइज करंट अफेयर मिलेगा, आपका एग्जाम होने से पहले पहले पूरा सब कुछ खत्म। डिटेल क्लास नोट्स और पीडीएफ मिलेंगी। इसके अलावा 12 मंथ की आपको ई बुक भी दी जा रही है बिल्कुल फ्री में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, वो भी डाउनलोडेबल फॉर्मेट में। आप चाहो तो निकाल करके प्रिंट आउट करके पढ़ सकते हो। 30+ स्टडी जीके की क्लासेस रहेंगी और मंथली आपका रैंडम मॉक टेस्ट कराया जाएगा। मतलब जो भी चीजें पढ़ाई गई हैं उसमें से रैंडमली क्वेश्चन लेकर रखे आपका टेस्ट होगा। जबरदस्त होने वाला है ना। तो ये आप ले सकते हो एमजेटी ऐप पर। कूपन कोड अभी क्या यूज करना है? अभी के लिए MJT20 यूज करना है, जिससे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाए। और ये बैच मात्र और मात्र आपको 479 रुपए में मिल जाएगा, 479 में। आप सोचो 240 रुपए की तो आपको ई बुक ही मिल रही है यहाँ पर, ठीक है ना। और बाकी साल भर का पूरा पूरा करंट अफेयर मिल रहा है। एमजेटी ऐप पर जाओगे आप, वहां से वीडियो कोर्स में जाओगे, फिर मोस्ट पॉपुलर बैच में जाओगे, वहीं पर आपको ये मिल जाएगा बैच। डेमो देख लेना, डेमो आ चुकी है। उसके बाद बाय नाउ पर क्लिक करके कूपन कोड यूज करना और फिर परचेज कर लेना। किसी भी डाउट के लिए आप जगह जगह व्हाट्सएप का आइकन जो बना है कांटेक्ट कर सकते हो। सितंबर 2024 में वायुसेना का नया उप प्रमुख किसे बनाया गया? अभी पहला क्वेश्चन हम लोगों ने प्रमुख के बारे में देखा, अब उप प्रमुख बताइए। तो यहां पर देखिए उप प्रमुख कौन नियुक्त कर दिए गए हैं। ये नियुक्त कर दिए गए हैं कौन? एयर मार्शल एसपी धारका। एयर मार्शल एसपी धारका, यहाँ पर इंडिया टुडे का आर्टिकल है आपके सामने। ये होंगे भारत के नए, भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ। ठीक है, तो ये किसकी जगह पर आएंगे? एपी सिंह की जगह पर। अमरप्रीत सिंह जी जो अब प्रमोट होकर के वायुसेना के अध्यक्ष बन गए, तो उनकी जगह अब वैकेंट हो गई, तो अब उनकी जगह पर ये होंगे उप प्रमुख के रूप में। ठीक है जी, ये तीनों सेनाओं के भाई नए नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जो उनका नाम है। जो भी लोग देख रहे हो रिवाइज कर डालो, याद कर डालो, सब बदल गए हैं। तीनों सेनाओं के महानिदेशक, ठीक है ना, या कहे अध्यक्ष। तो तीनों का नाम याद कर लो, पूछा जाएगा जरूर। इसी साल बदले हैं सब, पिछले 2-3 महीनों में। ठीक है, आगे। किस राज्य में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया? भारत का पहला पेपरलेस चुनाव। पेपरलेस बोले तो पूरा 100% पेपरलेस, मतलब इसमें जो चुनावी अधिकारी थे, जो लोग आए थे, उनको ईमेल कर करके बुलाया गया था। जो भी डेटा निकला वो ईमेल करके भेजा गया। जो हस्ताक्षर हुए वो बायोमेट्रिक हुए, अंगूठा लगा बायोमेट्रिक हुआ। तो पूरी तरीके से डिजिटल हुआ, पेपरलेस हुआ। ये चुनाव कहाँ पर हुआ? ये हुआ मध्य प्रदेश में। कैसा चुनाव था? विधायक का कि सांसद का? नहीं, पंचायत चुनाव था, ग्राम पंचायत प्रधानी का चुनाव था। ठीक है ना, और प्रधानिक चुनाव हमारे यहाँ हो जाती है मार। यहाँ पर देखो ईवीएम ना यूज हुआ, ना ही बैलेट पेपर यूज हुआ, पूरा का पूरा ऑनलाइन हुआ। ठीक है, रतुआ रतनपुर में सरपंच पद के लिए ये चुनाव हुआ है। 84% लोग वोटिंग भी किए और सब बिल्कुल जो है संतुष्ट भी रहे। किसी ने कहा नहीं कि ईवीएम हैक हो गई, है ना। चलिए, ईवीएम हैक होने वाला बवाल नहीं आया। हाल ही में किस देश ने पहला मल्टी ओमिक्स कैंसर डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? मल्टी ओमिक्स कैंसर डेटा पोर्टल, ये भारत ने अपना पहला ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है। और इस पोर्टल के जरिए देखो क्या होगा, इसमें जो स्तन कैंसर से, जो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित जो व्यक्ति होंगे, उनका डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा और रखा जाएगा इस पोर्टल पर। ठीक है, उनके आरएनए सैंपल, उनके प्रोटीन सैंपल, डीएनए, ये सब चीजों का डाटा जो है प्रोफाइलिंग करके
इस वेबसाइट पर, इस पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। अभी तो इस पे 50 हैं, आगे चल करके अगले वर्ष तक अनुमान है कि 500 से अधिक रोगियों का डाटा यहाँ अपलोड कर दिया जाएगा। फायदा क्या होगा इससे? देखो फायदा मैं बताता हूँ, बहुत जबरदस्त फायदा। अभी क्या हुआ कि बेंगलुरु में एक लड़का था, एक बच्ची थी, उसकी डेथ हो गई, लड़की थी। और वहीं रसिया में एक लड़का था सेम एज का, 18 साल का, 17-18 साल का था वो भी। और उसका वो जिंदा था, लेकिन उसका हार्ट जो है वो खराब था। और उसका वो कहीं पर प्रोफाइल मिल नहीं रहा था, ये आरएनए और प्रोटीनिंग प्रोफाइलिंग कहीं मैच नहीं हो रही थी। उसका जाकर के मैच किया यहाँ बेंगलुरु की उस लड़की के हार्ट से। तो आज उस लड़के का दिल उस लड़के के पास है और उस लड़के की जान बच गई, है ना। तो ये ऐसे ही जब सैंपलिंग कर रहेंगे, डेटा जो है अपलोड किए रहेंगे, तो इससे दुनिया भर में ये लोग जो है मतलब मदद हो पाएगी, किसी न किसी प्रकार से हेल्प हो पाएगी। ठीक है जी। चलिए, किस केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम से ऐप लॉन्च किया? तो एक पेड़ माँ के नाम का ऐप लॉन्च किया है दोस्तों केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने यहाँ पर इसको 80 करोड़ प्लांटिंग जो सैपलिंग हुई ना, उसकी खुशी में, वो टारगेट 5 दिन पहले अचीव हो गया, इस खुशी में यहाँ पर ऐप पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल ऐप लॉन्च होना ही था, क्योंकि यहाँ पर ये प्रमोट किया जा रहा है कि एक पेड़ माँ के नाम आप लगाओ, उसके बाद फोटो खींचो, सेल्फी खींचो और इस ऐप पोर्टल पर अपलोड करो। तो यही उद्देश्य है। अच्छा, भारत सरकार ने टारगेट कब तक का बनाया था? जब 5 दिन पहले हो गया, तो टारगेट बनाया था दोस्तों 30 सितंबर तक का, और ये 25 सितंबर तक कंप्लीट हो गया। 80 करोड़ पौधे लगाए हैं हमने। भारत वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को लेकर चलता है, और भारत जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया भावना से आगे बढ़ता है, पाकिस्तान की तरह नहीं है। इसी वजह से भारत जो है देखो पृथ्वी की रक्षा के लिए भी लगा हुआ है। 80 करोड़ पौधे लगे हैं, इसमें से अगर 1-2 करोड़ भी पौधे जी गए, बच गए, पेड़ बन गए, तो कितना ज्यादा पर्यावरण को फायदा होगा। बाकी ये सारी चीजें वही है, आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ, इसका विमोचन किया है? खाकी में स्थित प्रज्ञ पुस्तक, इसका विमोचन अभी हाल ही में किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कहाँ के मुख्यमंत्री? उत्तराखंड के। और ये लिखा है अनिल रतूड़ी ने। अनिल रतूड़ी ने लिखा हुआ है, ये आपको ये पुस्तक दिख जाएगी इनके साथ। अनिल रतूड़ी उत्तराखंड में पूर्व पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने पुणे में कितने परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम का उद्घाटन किया है? तो इसके बारे में अभी हम लोगों ने परसों डिस्कस किया था। 3 परम रुद्र कंप्यूटर जो है, सुपर कंप्यूटर, इसका उद्घाटन किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। कहां पर? पुणे में। पुणे कहां है? महाराष्ट्र में है भाई, पुणे महाराष्ट्र में है, पुणे। तो ये 3 सुपर कंप्यूटिंग जो है काम क्या करेंगे? जलवायु की गणना करेंगे, बेहतरीन एनालिसिस करेंगे कि मौसम कैसा रहेगा, है ना। इन सब के लिए सुपर कंप्यूटर की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा की जरूरत होती है उसका एनालिसिस करने के लिए। तो लगभग 130 करोड़ के खर्च से बनाया गया है तीनों, और ये पुणे, दिल्ली और कोलकाता में तैनात किया जाएगा मौसम की एनालिसिस के लिए। और देखो भारत में पहला सुपर कंप्यूटर पूछा जाएगा तो परम 8000 बताना, 1991 में लॉन्च किया था सीडैक ने। सीडैक वही संस्था है जो सुपर कंप्यूटर बनाती है, पुणे में ही स्थित है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांसमेंट कंप्यूटिंग। सुपर कंप्यूटर के जनक भारत में विजय पी भटनागर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार अक्टूबर 2024 में कौन सा देश दूर संचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा? तो दूर संचार मानकीकरण सभा, इसकी मेजबानी कौन करने जा रहा है? तो इसकी मेजबानी करेगा भारत। पहली बार है जब भारत आईटीयू की कोई मेजबानी कर रहा है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की किसी एक सभा की मेजबानी करने जा रहा है, जो कि इसका है सभा कौन सा? WTSA का, ठीक है ना, WTSA का। तो 15 से 24 अक्टूबर होगा, अगले महीने नई दिल्ली में ये होगा आयोजित। ठीक है जी। चलिए, तो 190 से देशों से अधिक प्रतिनिधि इसमें आएंगे। केंद्र सरकार ने श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा की, ये कब से लागू होगा? तो केंद्र सरकार जो कह रहे हैं कि एक श्रमिकों के कई कैटेगरी में ये वेतन बढ़ाएंगे, तो ये वेतन कब से लागू हो जाएगा? बढ़ाने वाला न्यूनतम वेतन जो होगा वो होगा 1 अक्टूबर से अप्लाई, मतलब 1 अक्टूबर से सबको ज्यादा वेतन मिलने लगेगा। न्यूनतम मजदूरी क्या है? जैसे मान लीजिए इसमें कई प्रकार की कैटेगरी डिसाइड की गई है। जैसे मान लीजिए जो अकुशल श्रमिक है, जिसके पास स्किल नहीं है और निर्माण से या सफाई काम करने वाले में वो जुड़ा हुआ है, तो अब इनको प्रतिदिन कम से कम मिलेगा 783, ये न्यूनतम है, ध्यान रहे, न्यूनतम 783, 20,000 रुपए प्रति माह, और वो प्रतिदिन है। अर्धकुशल है अगर कोई तो 868 रुपए प्रतिदिन या 22,568 प्रति माह।
कुशल श्रमिक है, स्किलफुल है और क्लर्क टाइप का है तो 954 रुपए प्रतिदिन मिलेगा ही मिलेगा कम से कम, 24,804 रुपए प्रतिमाह। उच्च कौशल वाला है, हाईली स्किल्ड है और श्रमिक है या सशस्त्र सुरक्षा कर्मी है तो उसको 1,035 रुपए प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। ये वीडीए के तहत है। सरकार ने वेरिएबल महंगाई भत्ता जो है इसमें संशोधन किया है, तो 1 अक्टूबर से लागू होगा। अगला, किस राज्य ने सीएम साथ पहल योजना शुरू की? सीएम साथ योजना, सीएम साथ योजना किसने शुरू की है, जल्दी बताओ कमेंट करके। इसको शुरू किया है दोस्तों त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने, त्रिपुरा की सरकार ने, त्रिपुरा के सीएम मनिक साहा ने इसे लॉन्च किया है। सीएम साथ पहल, ये क्या होगा? सीएम साहब साथ हैं, किसके साथ हैं? ये छात्रों के साथ हैं। ऐसे छात्र जो मेधावी छात्र हैं, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन पैसे की वजह से बाहर नहीं जाकर पढ़ सकते या अपनी हायर स्टडीज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे छात्रों की मदद करेगी सरकार। त्रिपुरा सरकार 5,000 रुपए मासिक रूप से और साल भर का 60,000 रुपए देगा 200 छात्रों को। हर जिले से 200 छात्र चुने जाएंगे। टोटल 1.2 करोड़ रुपए खर्च आने वाले हैं। अगला, हाल ही में किस देश के स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट ने 8 उपग्रहों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट 8 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किया है। कहाँ का है ड्रैगन? ड्रैगन तो आप जानते हो चाइना को ही बोला जाता है। चाइना का स्मार्ट ड्रैगन 3 जो है ये रॉकेट का नाम है। उस रॉकेट ने 8 सैटेलाइट लॉन्च किया है स्पेस में। अच्छा, अभी इसकी एक पनडुब्बी डूब गई ना, भारी बेइज्जती हो रही है यार। चाइना वाले इतना तेजी ठकाठक प्रोडक्शन करते हैं, आगे बढ़ने की होड़ में है कि उसी चक्कर में वो क्वालिटी को थोड़ा सा मतलब कि कहते नहीं कि कंप्रोमाइज हो जाती है उनकी क्वालिटी, तो इसलिए यहाँ पर ये झेल जाते हैं। अभी एक पनडुब्बी बताओ, परमाणु पनडुब्बी थी, वो डूब गई है ना। चीन के सेडोंग प्रांत के हयांग से यहाँ पर लॉन्च किया गया 24 सितंबर को। तियानयी 41 और सहित 8 उपग्रह थे यहाँ। ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसे लॉन्च किया गया। ठीक, अब बताओ आप कमेंट करके कितने सही हुए, आपके कितने सही हुए कमेंट करके जल्दी से बता दो फटाफट से। यहाँ पर महत्वपूर्ण दिवस आप देख पाओगे जो कि सितंबर महीने के हैं, इनका आप रिवीजन कर सकते हो। मैं आपके लिए यहाँ पर छोड़े जा रहा हूँ। थीम आप इधर देख लेना, बाकी चीजें पीडीएफ से देख लेना, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा डेटा है ये भी मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सचिव और सलाहकारों की नियुक्ति हुई जो आपको हर हफ्ते दिखाता हूँ। प्रमुख पुस्तकें जो आपके सामने रही, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते जाओ। प्रमुख पुस्तकें और लेखक, प्रमुख देशों में उच्चायुक्त और राजदूत जो नियुक्त किए गए हैं, इसके अलावा और युद्ध अभ्यास जो कहाँ कहाँ पर हुआ है, इसके अलावा आयोजन सम्मेलन कौन कौन से हुए हैं पिछले दिनों में, इनका ये सब आप रिवीजन करते जाओ। महत्वपूर्ण सूचकांक में भारत की रैंक जो है ये भी आपके सामने है इसका, तो ये सब रिवीजन आप कर सकते हो। इसके अलावा आप एनटीपीसी के लिए अर्जुन बैच जिनको जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हो अभी, ठीक है। एमजेटी कूपन कोड यूज करोगे MJT20 तो इस पर भी आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे ही आपको यहाँ संकल्प बैच में भी 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। जो भी करंट अफेयर को लेकर के सीरियस है, जिनको भी करंट अफेयर से तकलीफ है, दिक्कत है, परेशानी है, उसको आप परेशानी दूर कर सकते हो इस बैच से। MJT ऐप पर ये बैच अवेलेबल होगी, ये आपको यहाँ पर ही मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।